मैं जैसे ऑल इंडिया जाती हूँ, सब लोग तो छत्तीसगढ़ को ना सब एक नाम से जानते हैं, जैसे बोले ना, अरे छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री, बोलती है नक्सलाइट वाला, और ये वहां तो बहुत मारपीट होता है, खून होता है, नक्सलाइट है वहां, मैडम आप कैसे रहते हो। तो मैं बोली छत्तीसगढ़ इतना डरावना, इतना खराब नहीं, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे नक्सलाइट है, बट हम लोग जहाँ रहते हैं, और नक्सलाइट लोग बुरे भी नहीं करते, सबके साथ बुरा नहीं करते, हम तो उनके साथ बहुत सारी मूवीज वगैरह किए हैं, है ना। तो उनका जो है, जो भी क्या बोलना चाहिए, दुश्मनी है वो प्रशासन के साथ है, पुलिस वालों के साथ है, बट हम आर्टिस्ट लोगों के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं 2010 या 12 में हम लोग एक शूट करने गए थे, एक छोटी बच्चियों की शादी जल्दी कर देते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, तो उसका वो इंडिया मतलब कलकत्ता से पूरी टीम आई थी, तो हम लोग, तो हमारा सिलेक्शन था, हम लोग गए थे वहाँ पे। तो हम लोग को पता चला कि वहाँ बहुत सारे थे जो नक्सलाइट थे, जो हमारा शूटिंग देखने हैं। अच्छा जी, हमको बाद में पता चला। दीदी तो बोलती बहन कैसे करें, बोले दीदी सबके साथ ऐसा नहीं होता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, जिनको उनको लगे कि हाँ भाई ये मुखबिर है या ये मतलब पुलिस है, तो उनके लिए है। बाकी हमारा छत्तीसगढ़ बहुत शांत और बहुत अच्छा एरिया है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरा आइए, हमारे छत्तीसगढ़ को देखिए, जानिए, समझिए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, मतलब आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एक और चीज, छत्तीसगढ़ में ना 36 प्रकार की भाजी होती है, और प्रकार की भाजी मीन्स जो पत्ता, जैसे आप लोग पालक, ये चौलाई वगैरह बस जानते होंगे, और हमारे तो बहुत 36 प्रकार की भाजी होती है। अरे वाह, बिल्कुल, ये अगेन मेरे लिए एक नई चीज है। बोलते हैं ना, अभी गर्मी के सीजन में तो मेरे यहाँ तो रोज बनता है। पता है मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड मुझे क्या बोलते हैं, तो आप, तेरे को डाउट होता है आप कहीं पिछले जन्म में बकरी तो नहीं थे करके। तो बोली क्यों, बोलते यार कितना भाजी पत्ता वत्ता खाते हो आप, ऐसा बोलते। अच्छा, वो सारी जो ये 36 प्रकार की जो आपने जो बताई भाजी बनती है, वो सारी हरे जो पत्तेदार सब्जियां होती है उनसे बनती है, उनसे बनती है वो। अच्छा, वो भी ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे डाल दिए फ्राई कर दिए, हो गया, उसमें वैरायटी है, जैसे चेंज भाजी, उसकी भी पूरी एक रेसिपी होगी, ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल, हाँ। जैसे हमारे यहाँ अगर देखें तो जो नॉर्थ इंडिया की साइड में है, पालक बनता है, मेथी है, धनिया है, ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा जैसे, लेकिन आपने जो 36 प्रकार की बताई, वो एक कमाल की चीज है। अब मेरा सबसे फेवरेट है लाल चेज, वो इतना टेस्टी रहता है ना। वो किस चीज से बनता है? वो पत्ता ही है, इतना बड़ा बड़ा होगा वो पत्ता। अच्छा। होता है पेड़ छोटा सा, इतने पत्ते पतले उसके डंगाल होते हैं, ऐसे लंबा लंबा पत्ती होता है, ऐसे एक एक पत्ती, ज्यादा नहीं। ओके। हाँ, उसको ऐसे तोड़ेंगे। मेरे पापा जो बताते थे, बोलते उसको तोड़ने के लिए नाखून नहीं लगाना, नाखून लगाने से कड़वा हो जाएगा करके, तो एकदम धीरे धीरे तोड़ते हैं ऐसे। और उसको बनाने के लिए मैं बड़ी जो होता है ना, दाल वाली छोटी छोटी जो बड़ी होती है, सिर्फ दाल की, उड़द दाल की, उसको बनाती हूँ, उसमें बना के बनाती हूँ, तो इतना टेस्टी, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मुझे बहुत पसंद है। को तोड़ने के लिए भी इतनी बारीकी से, इतनी सावधानी से तोड़ा जाए कि नाखून नहीं लगना चाहिए उसमें। बिल्कुल। और भी पूरा सीजन भाजियों का है। मैं तो रोज खट्टा भाजी, उसमें इतना विटामिन सी होता है, बहुत, जैसे सब लोग खट्टा पालक खाते हैं ना, उसी टाइप का है, लेकिन वैसे भाजी होती छोटी छोटी, उसको कई प्रकार से बनाते हैं। उसको दाल में भी मिला के बनाते हैं, चना दाल के साथ सूखा बनाते हैं, मतलब बहुत प्रकार से। बताइए ना, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजी। 36 प्रकार की भाजी भी मुंह में पानी के साथ। बिल्कुल। तो बिटिया का भी शौक है इन चीजों में? नहीं, एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी इन चीजों में उसका शौक हो? डांसिंग में तो बचपन से बहुत अच्छा डांस करती थी। सीखी भी है वो, क्लासिकल नहीं सीखी। मुझे शौक था कि मैं जहाँ रहती थी, बताइए ना, एकदम गांव एरिया, बचपन से मुझे क्लासिकल डांस का बहुत शौक था, है ना। तो देख देख के करते रहती थी, लेकिन माता रानी की कृपा से ट्रेनिंग तो लेनी, लेकिन कुछ कुछ आता ही है मुझे। बोलते ना, सरस्वती माता है, गुरु लोग हैं। मेरे सबसे बड़े गुरु तो मेरी माँ और पापा, जो यहाँ तक बढ़ाए मुझे। तो मेरे को बहुत था कि मेरी बेटी क्लासिकल डांस सीखे, तो वो मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो क्लासिकल नहीं सीखी। वो क्या अभी जो चल रही फॉप वगैरह थोड़ा बहुत, बट उसको नहीं है, उसको फिल्मों में आना नहीं है, सब चीज उसको सिर्फ अपने पढ़ाई पे, अपने कंप्यूटर पे बस इसे वर्क करना है। और उनका पैशन है, उनका मन है उन चीजों में। और वो मेरी बेटी का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मेरी मम्मी थोड़ी सी बीमार है, तो बच्चे जैसी हो गई है, घर पे कोई नहीं है फिलहाल में, लेकिन मेरी बेटी उसकी मम्मी बन के उसका वो करती, केयर करती है, तब तो मैं यहाँ तक निकल पाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो उनके अंदर जो ये संस्कार है जी, वो बिल्कुल ये 100% मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको देखकर, अपने पापा को देखकर, उनको देखकर आए कि देखो वो कितना करते हैं आपस में, कितना उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जी।
बिल्कुल बिल्कुल, तभी बोलते हैं कि जो आप माँ बाप करते हैं बच्चे उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखते हैं, समझते हैं, उनको इम्बाइब करते हैं उनको उन चीजों को। बिल्कुल सपोर्ट है, मतलब ये बोली ना, मेरे मायके से लेके मेरे ससुराल तक मेरे गुरुजनों का सबका आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुंची, और मैं तो चाहती हूँ हमेशा उनका आशीर्वाद बने रहे। मेरे भी सर 2 साल पहले मेरे जो गुरु थे क्लास 6 में मुझे इंग्लिश टीचर में पाए थे, वो बोलते हैं बेटा, अभी कुछ दिन पहले कॉल किए थे, बात हुई थी, बोलते हैं बेटा मैं तो चाहता हूँ तुमको पद्मश्री मिले, ये मिले, लेकिन मैं सर बोले आपका आशीर्वाद है ना तो वो भी मैं अचीव कर लूंगी। बिल्कुल, अपने गुरुओं का आशीर्वाद रहे, बड़ों का आशीर्वाद रहे, दोस्तों का साथ रहे, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। बस मैं सबको मिस करती हूँ, जहाँ भी जब भी अकेले होती हूँ मैं अपने गुरुजनों को याद करती हूँ जो बेसिकली मुझे बहुत सपोर्ट किए। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैं जब प्रोग्राम देने जाती थी ना तो मेरा 11 बजे पेपर रहता था सुबह, उस समय ना फोन रहता था ना कुछ भी नहीं। सर लोग का मुझे इतना सपोर्ट रहता था कि बेटा तुम जाओ, और मैं कभी भी उन लोग को निराश नहीं किया, हमेशा फर्स्ट सेकंड आई हूँ। अरे वाह, ऐसा रहा, खेलकूद में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, पढ़ाई में भी, सब में कभी भी सर लोगों को नहीं लगा कि ये तुम डांस करने जाती है तो तुम्हारे इसमें कम नंबर आया। सब मेरे, मतलब वो है माता रानी की कृपा है मेरे ऊपर और गुरुजनों का, तो फिर आज यहाँ तक पहुंची हूँ मैं जी। अच्छा, एक हमने आपसे बात की थी कि हम कोई 1-1, 2-2 लाइन गाने की अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो भी जिनमें भी आप कंफर्टेबल हो, उनमें अगर आप गा के हमें सुनाएं तो। लैंग्वेज नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, छत्तीसगढ़ की ही कोई लोक गायन हो, वहाँ का कोई लोकगीत हो, जो भी आपका पसंदीदा गीत हो, उसकी 2-3 लाइनें अगर हम सुन पाए तो। मैं छत्तीसगढ़ का जो है राज्य गीत मुझे बहुत पसंद है, और उसमें मोस्टली मैं स्टेज परफॉर्म भी करती हूँ, और जैसे गाने का मौका मिलता तो गाती भी हूँ। जैसे बोलते हैं कि मतलब बहुत जगह सम्मान होता है तो बोलते हैं आपका डांस होना चाहिए, बोला ठीक, मैं 2-3 गाना दूंगी, लेकिन सबसे पहले जो है तभी मेरे को वहाँ का क्या बोलते हैं राज्यपाल सम्मान मिला, तो भी उनके साथ परफॉर्म की उनके सामने, तो बहुत खुश हुई, मेरे को खड़े होकर क्लेप करी मेरे लिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा वो गाना मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट टच, दिल को बहुत सुकून मिलता है उसको, उस गाने से और उस पर परफॉर्म करने से। प्लीज 2-4 लाइनें हमारे लिए। तो मैं आपको मेरे छत्तीसगढ़ का ना जो राज्य गीत है उसको सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय। अरे पापैरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जी, बहुत 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 शुक्रिया। इसमें इस गाने में ना आप इसको पूरा सुनेंगे तो इसमें जितने नदी हैं सबका नाम है। ओके। वहाँ के जितने अच्छे अच्छे गांव हैं वहाँ का नाम है। हम जो ये सब पहने हैं सबका नाम है। अच्छा जी, कमर में करधन पहनते हैं, गले में ये पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, मतलब सबका वर्णन है उस गाने में। आप जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उषा जी, जब अभी आपने बताया जैसे इस गीत के अंदर कितनी कितनी चीजों का वर्णन है पूरा जी, और इसी तरह से तो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ की जो असली पहचान है वो। और जैसे आपने बताया कि जब कभी शूटिंग हुई आप एक उस एरिया में गए, बस्तर में आप गए, और वहां पर जो नक्सलाइट एरिया है, जो माओवादी है वहां पर, उनके बीच, तो देखिए उनकी भी अपनी मजबूरी रही है, उनके साथ भी अगर कुछ गलत हुआ है या उनको लगा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तब कोई भी हथियार उठाता है। लेकिन उसके बाद भी देखिए सरकार की पूरी ये कोशिश रहती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो नेशनल लेवल पर, कि वो लोग जो भी उनके पारस्परिक जो भी उनकी तकरार है उनको ओवर द टेबल बैठ करके वो सुलझाएं और उन लोगों के वो मुख्य धारा में लेकर के आए कि 24 घंटे ये पुलिस का और उनका खेल ना चलता रहे। क्योंकि देखिए दोनों में से अगर किसी का भी जान माल का नुकसान होता है, वो अल्टीमेटली जो है वो है तो भारत की ही लोग हैं, ठीक है ना। तो भारत के अंदर ही हम इतने बॉर्डर और इतनी टेररिज्म को हम नाप तो करके हैं, सही बात, फेस करें। बाहर के तो चलो हम करते ही हैं, लेकिन फिर भी अंदर वो ना फेस करें, तो उन चीजों से भी अगर देखें तो अब बहुत कम हुई हैं ये चीजें। जो नक्सलाइट की जो ये चीजें हैं बहुत कम हुई हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं और वो मुख्य धारा में लौट आए हैं। और हम ये चाहेंगे कि एक इस राज्य की जो छत्तीसगढ़ आपका राज्य है, उसकी जो पहचान है वो कला संस्कृति के लिए, और जो ये
मिनरल्स हैं, खनिज हैं वहां पर जी, इनके लिए इनके लिए हो और वो है तो वो बहुत बढ़िया है वो चीजें। नहीं सर, ये बात तो बोलती हूँ, मतलब पता नहीं ऐसा कहाँ गुम हो गया मेरा छत्तीसगढ़। कहीं गुम नहीं हुआ है, जब तक उसके अंदर इतना कुछ संजोए हुए है छत्तीसगढ़ और आप जैसे कलाकार हैं वहां पर, तो वो कहीं भी गुम नहीं हुआ है। मैं बोलता हूँ ना कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, अब मैं सबसे बढ़िया की बजाय सबले बढ़िया बोलूंगा। बिल्कुल बोल रहे हैं। तो वो जो अगर टैग मिला है छत्तीसगढ़ को, तो ऐसे नहीं मिला भाई। वहां पर जितने लोग हैं जिन्होंने वो अच्छे काम किए हैं, उनकी वजह से ये बोला गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आइए, आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, आप वहाँ छत्तीसगढ़ जाएंगे ना, करोड़पति जो वहाँ किसान, जब गांव में जाएंगे किसान लोग करोड़पति अरबोपति भी है, लेकिन आपको उनको देखने से नहीं लगेगा कि करोड़पति अरबोपति हैं। एक सिंपल चप्पल, धोती और कुर्ता में नजर आएंगे। आप पूछेंगे तो बैठेंगे, बताएंगे, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, बहुत सीधे हैं वो लोग। वो सीधे हैं, इस वजह से उनका रहन सहन बहुत और बाकी एक हंसी की बात है कि वैसे लोग कई जिनको बहुत ज्यादा जो करोड़पति अरबपति होते हैं ना, वो वैसे भी अपना सिंपल पहनावा रखते हैं। उनको ये लगता है कि कभी कभी आईटी की रेड या ईडी की रेड कोई ऐसी ना हो जाए, तो वो बजाय ज्यादा दिखावा करने के वो बड़े सिंपल रहते हैं। वो वैसे ही है, कितने भी करोड़पति रहेंगे ना, लेकिन अपने खेत पे जरूर जाके खेत का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा वो मतलब नौकरों के भरोसे छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो हर चीज में अपना ध्यान देंगे, जैसे धान कितना हुआ है वहाँ पे, मतलब कितना बड़ा रोपा लगा है कि नहीं, कटाई कब करना, मतलब हर चीज के लिए। वो कहते हैं ना कि भाई वो अभी भी जमीन से जुड़े हुए, ठेकेदारी के अंदर नहीं है कि यहाँ बैठे और हाँ जी क्या हुआ बताइए। नहीं, ऐसा नहीं, वो खुद जाकर के वहां जिसको हम बोलते हैं, अगर न्यूज की भाषा में हम बोले कि हम ग्राउंड जीरो पे जाके देखते हैं कि क्या हुआ है वहां पर, क्या चल रहा है। तो जब आप पूरा ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो भी सिंसियरिटी से, वो पूरे ध्यान से उस काम को करेंगे। बिल्कुल। और उस जमीन से जुड़ा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, हम जब तक अपनी जमीन से, अपने मातृभूमि से नहीं जुड़ेंगे तो हम इंसान कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज, जैसे बोलते हैं ना, मुझे हर चीज, मतलब मेरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कई लोग बोलते हैं ये सिर्फ पहन के क्यों जाते हो, लेकिन ये मेरी पहचान है, तभी तो उषा विश्वकर्मा हूँ। मैंने तो कौन जानता, अगर मैं कलाकार नहीं होती, ये नहीं पहनती, तो कौन जानता उषा विश्वकर्मा को। तो मैं अपनी कला संस्कृति से ही आज मुझे जो इंडिया के लोग जानते हैं, हर जगह से मुझे सम्मान देते हैं, बस अपनी कला संस्कृति। मैं भी चाहती हूँ चाहे आप कहीं से भी हो, अपनी कला संस्कृति से हमेशा जुड़ के रहिए। और आपने ध्यान दिया इस बात पे, या आपने कभी सुना हो कि बिल्कुल आपके नाम की एक और महिला है, उषा विश्वकर्मा? जानती हूँ, लखनऊ से। वो किस वजह से प्रसिद्ध है? रेड ब्रिगेड से, उनसे भी बहुत अच्छी पहचान है मेरी। दीदी बोलती हूँ उनको। कुछ दिन पहले ही मैंने उनका सोशल मीडिया पे कहीं कोई इंटरव्यू देखा था जी। और जैसे ही स्क्रॉल करते हुए मैंने उनका इंटरव्यू कुछ सेकंड के लिए सुना, मैं वहीं रुक गया। फिर मैंने उनका वो 20 या 25 मिनट का इंटरव्यू पूरा का पूरा सुना, और मैं सोच के हैरान था कि किस जगह से वो उठे, किन की चीजों को उन्होंने फेस किया, और उसके बाद उन्होंने वो जो आपने कहा कि रेड ब्रिगेड बनाई उन्होंने, उसकी पूरी क्या कहानी रही? बहुत तकलीफ से। और देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनका जज्बा देखती हूँ दीदी का। अभी तो खैर 2 साल हो गए मेरी बात नहीं हुई, बीच में मेरी बहुत बात हुई थी जी। अब मैं अभी लखनऊ गई थी, तो मैं सोची थी मुलाकात करूं, लेकिन नहीं हो पाई मेरी मुलाकात। फोन में बात हुई हमारी, और मतलब उनसे जब बात की, उनके बारे में पता चला, देखी, तो मतलब उनको तो मैं प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ उनके जज्बे को। मेरी भी एक बेटी है, बड़ी होगी, लेकिन बोलते ना, औरत कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी। अभी मतलब नवरात्रि में कन्या खाने के लिए गई थी भतीजी, 6 साल की, मेरे पास में, दुर्ग जिले में ही, मेरे घर में से 10-15 किलोमीटर दूरी पे है। उनका खुद का चाचा उसका रेप किया, कन्या खाने की थी। मतलब वो इतना दिल दहलाने वाली बात थी, मैं क्या बताऊं। सिगरेट से उसके गालों पे जलाया। मतलब मैं बोल नहीं सकती उस बात को, लेकिन मैं वही चाहती हूँ कि जो वो दीदी सिखा रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ हर जगह पे वैसी हो, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ और करूंगी, ताकि हर जगह सेल्फ डिफेंस हो। लेकिन वो छोटी सी बच्ची क्या ही करेगी? हम अपने घर में खुद सुरक्षित नहीं है, लेकिन बोलते ना, दरिंदगी की हद पार हो गई है। तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज ये दरिंदगी छोड़ दीजिए। क्योंकि छोटी बच्ची से क्या सुख मिलेगा आपको? बस 2 मिनट के सुख के लिए आप उसकी जान लीजिए, उसको कितना तड़प होगा उस बच्ची को। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच समझ से भी परे की बात है कि किसी के साथ इतना घिनौना अपराध आप कैसे कर सकते हैं। और अगर 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको बताऊं कि जो उषा विश्वकर्मा जी हैं, जिनके बारे में आप बता रहे थे,
कि उनके खुद के साथ किसी इस तरह का मॉलेस्टेशन हुआ और उसके बाद वो काफी सालों तक वो ऐसे सदमे में रहे हैं, बहुत समय तक और धीरे धीरे फिर जब वो उस डिप्रेशन से बाहर आई, उसके बाद उन्होंने देखा कि अभी भी जो लड़कियां हैं उनके साथ चौक पे चौराहे पे वो बताते वहां पर, क्योंकि उनको पैदल जाना पड़ता था काफी दूर पढ़ने के लिए और के लिए, तो उनके ऊपर वो कमेंट्स होते थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो चलता ही जा रहा है, इसको कोई एंड नहीं है। फिर जैसे वो लड़कियां इकट्ठे होकर ग्रुप में जाती थी, उनके साथ भी कमेंट्स होते थे। फिर उन्होंने उस चीज के लिए आवाज उठाई, खुद उन्होंने सेल्फ डिफेंस सीखा और उनको लगता था कि मैंने जो सीखा वो बहुत अच्छी बात है। फिर जो 5 देशों की जो सेल्फ डिफेंस सिखाने वाले जो लोग हैं वो इंडिया आए, उन्होंने उनको जो टेक्निक सिखाई है, तब उन्होंने देखा कि हाँ अब हम और ज्यादा मतलब पूरी तरह से अब हम इक्विप्ड हो गए हैं कि किसी भी सिचुएशन का हम सामना कर सकते हैं। कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो है वो 10 लोगों को मार देता है, वो असल जिंदगी में नहीं होता है। जब 10 लोग आपके सामने हो तो आप नहीं कर सकते उस तरह से। आप ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं सरकार से, आप ही तो मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, जो इतना घिनौना जो काम चल रहा है ना, आप सिर्फ आप ही रोक सकते हैं उसको। क्योंकि अगर आप उसको जेल में बंद कर दिए, उम्र कैद दे दिए, ये कैद दे दिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे तो उन लोग और सेफ हो जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ आप सिर्फ एक कानून निकालिए, जो भी ये गंदा हरकत कर रहा है उसको आप पब्लिक को सौंप दीजिए, पब्लिक जो भी फैसला करेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि यही जो फैसला होगा ना, उसी से लोग डरेंगे और ये काम, घिनौना काम होने से बच जाएगा। क्योंकि पब्लिक मारेगी तो नहीं उसको, लेकिन तड़पाएगी जरूर, ताकि उसको भी खुद पता चले कि कैसे उस समय उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी। उषा जी, आपके साथ साथ और जितने भी आपके गुरुजन हैं, परिवार के लोग हैं या छत्तीसगढ़ राज्य के जो लोग हैं, उनके साथ साथ हमें भी और पूरे इंडिया को इस चीज के ऊपर गर्व है कि आपने जो छत्तीसगढ़ की जो एक लोक संस्कृति है, कला संस्कृति है, उसको आपने आगे बढ़ाया। इसी को और आगे बढ़ाने के लिए या इसको और लोग भी अपनाएं, जो आजकल की नई जनरेशन है वो भी इसको साथ लेके चले, उसके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहती हूँ, अपनी संस्कृति, अपनी कला, उसके प्रति आप हमेशा वफादार रहें, उनके प्रति सोचें कि हम अपनी संस्कृति, मैं एकदम से नहीं बोली कि सिर्फ मेरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति ना, ये तो सभी की संस्कृति। इंडिया में तो मतलब पूरा इंडिया में ही इतनी संस्कृति है कि आप खुद देखिए, पंजाब देखिए, महाराष्ट्र देखिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के उसके प्रति यहाँ के जो बच्चे हैं, जो सीरियस हो और अपनी कला संस्कृति के लिए इतना जागरूक हो और उसके प्रति अपना समर्पण करें, और वो भी ऑल इंडिया कुछ ऐसा करें कि उनको भी सब लोग जाने। जी जी, देखिए इंडिया की जो बोलते हैं कि एक सुंदरता है वो यही है कि अनेकता में एकता और विविधता में भी जो है वो जो उसके अलग अलग रंग है ना, वही तो बन के बात बनती है। वो बोलते भी है ना कि चमन में रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो और इंडिया तो वैसे भी इस चीज के लिए फेमस है कि भाई यहाँ पर कोस पर जो है बोली और पानी और जो आपकी जो पहनने का जो ढंग है, जो आपका कपड़े पहनने का ज्वेलरी पहनने का ढंग है, वो सब चीजें बदल जाती हैं और यही खूबसूरती है हमारे देश की। उषा जी, आप इस कार्यक्रम के लिए आपने वक्त निकाला और इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ कि हमें मतलब पता ही नहीं लगा टाइम का कि हमने कैसे एक छोटी सी चीज से हमने एक बात शुरू की थी, और आपसे बात करते हुए ये लगा ही नहीं कि वक्त कैसे उड़ गया इन चीजों में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल करके इस इंटरव्यू के लिए आए, और साथ ही आपने इतनी खूबसूरत बात की, आपकी कला संस्कृति को जानने का हमें भी मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शुभकामना कि आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहें। आप अपने एक्टिंग के फील्ड में, डांसिंग सिंगिंग के फील्ड में आप बहुत नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत कमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, और आप मुझे इस मुकाम तक लेके आए, मुझे मौका दिए, ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही आप और मुझे बुलाएं और कुछ मैं अच्छी बातें करूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ वक्त के बाद फिर हम आपसे एक और इसी तरह की एक बातचीत का एक खूबसूरत दौर अपने दर्शकों के लिए लेकर के आए, और उसमें इससे आगे का जो है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे रहे, इस बीच में आपने किन किन नई चीजों की उपलब्धियां हासिल की, वो जरूर हम चाहेंगे कि आपसे डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
और दोस्तों, आप भी इस कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहते हैं या आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है, जो हर चीज से लड़ करके जिन्होंने अपने पैशन को आगे बढ़ाया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है gupta.lokesh18@gmail.com। हमारी फेसबुक आईडी है एंकर लोकेश गुप्ता। आप हमें कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम और शख्सियत को आपके सामने लाते रहेंगे। उनका जो पूरा एक सफरनामा है उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। हमें भी बहुत कुछ नया जानने का मौका मिलेगा, हमारे दर्शकों को भी जानने का मौका मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी एक जल्द नए एपिसोड में। तब तक के लिए लोकेश गुप्ता को इजाजत दीजिए और एहसास आपके अल्फाज हमारे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।